आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम 5 उन गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके न करने पर निवेशकों का एसआईपी में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो शुरू करते हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आसान माध्यम कोई दूसरा हो, परंतु हर आसान काम सरल भी हो आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मेडिटेशन की। बाहर से देखने पर लगता है कि मेडिटेशन से शायद आसान काम कोई दूसरा नहीं हो। करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करनी है और फिर एक ही काम करना है कि कुछ नहीं करना है। ये कितना आसान है या मुश्किल है केवल वही व्यक्ति जानता है जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक आसान सा दिखने वाला माध्यम लगता है, परंतु इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि ये उतना सरल भी नहीं है। एसआईपी इज ए मनी मेडिटेशन। सब लोगों को मालूम है कि क्या करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या नहीं करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेशक कोई भी दो राय नहीं है इस बात में कि एक बहुत अच्छा टूल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का, परंतु इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे निवेशकों का अनुभव सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी खराब रहा है। आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिससे कि अगर कोई निवेशक जिसकी एसआईपी चल रही है या जो शुरू करने वाले हैं, यदि इन 5 पॉइंट्स को, इन 5 गलतियों को अपने दिमाग में रखकर एसआईपी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एसआईपी उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली गलती से। वो कोई निवेशक की गलती नहीं है, वरन एसआईपी एज ए प्रोडक्ट की अच्छाई है। कहा जाता है कि कितनी बार सीधा पेड़ सबसे पहले काट दिया जाता है। एसआईपी की जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो इसकी लिक्विडिटी है। इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, शायद वही एसआईपी का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। एसआईपी को कभी भी रोका जा सकता है, एसआईपी को कभी भी बढ़ाया जा सकता है, एसआईपी को कभी भी घटाया जा सकता है, एसआईपी को पॉज भी किया जा सकता है। अब इसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो इसके परिणाम कितनी बार अच्छे नहीं आते हैं। हम लोग उस उदाहरण के लिए हम बात करते हैं गिरती हुई मार्केट में जब निवेशकों को सही में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, लेकिन भयवश निवेशक अपनी एसआईपी को या तो रोक देते हैं या वो पॉज कर देते हैं या कुछ पैसा निकाल लेते हैं। असलियत में जो फ़ायदा निवेशकों को मिलना चाहिए उतना फ़ायदा ना होने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण एसआईपी की इस फ्लेक्सिबिलिटी का होना है। हमारी निवेशकों को सलाह है कि एसआईपी को एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट मान के चलें और एक बार अच्छे प्रोडक्ट को पकड़ने के बाद उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूअसली चलाएं। कोशिश करें कि बीच में पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन ना करें। अगर हम बात करें गलती नंबर 2 की, तो किसी भी कार्य के पूर्ण होने पर मिलने वाली संतुष्टि का निर्धारण शायद कार्य के शुरू में ही निर्धारित हो जाता है, और वो निर्धारण होता है उस कार्य के शुरू करने के पीछे लक्ष्य का, कि वो कार्य शुरू किस लिए किया जा रहा है। एसआईपी पर भी यही वाला नियम लागू होता है, और वो नियम है कि हम एसआईपी कर किस लिए रहे हैं। यदि निवेशक को लगता है कि एसआईपी एक हाई रिटर्न का प्रोडक्ट है और वो इसको बैंक आरडी, पोस्ट ऑफिस आरडी के 7-8% की कंपैरिजन में 12% के रिटर्न के प्रोडक्ट को मान के चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि निवेशक को कहीं ना कहीं असंतुष्टि का सामना करने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? एसआईपी जो इक्विटी एसआईपी है वो एक वोलेटाइल मार्केट में निवेश करती है, और वोलेटाइल मार्केट में एवरेज तो 12% का आ सकता है, लेकिन हर साल 12% आए ये ज़रूरी नहीं। कितनी बार देखा गया है कि शुरू के 2-3 सालों में 12% तो नहीं आया, वरन
माइनस 2-3%, 5% या हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में -10% का भी माइनस में रिटर्न आ गया। -10% के रिटर्न आने के बाद कहीं ना कहीं जो निवेशकों का कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। उन्हें लगता है इससे बढ़िया तो मैंने बैंक आरडी में पैसा डाल दिया होता। तो अगर निवेशक एसआईपी को एक हाई रिटर्न का प्रोडक्ट मान के चलेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसे बीच में बंद करा। इसी के साथ यदि निवेशक एसआईपी को एक हाई रिटर्न का प्रोडक्ट ना मान के फाइनेंशियल गोल अचीव करने का सोल्यूशन मान के चलेंगे तो डेफिनेटली उनकी एसआईपी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहेगी। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। सपोज हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हमारी गाड़ी की जो स्पीड मैक्सिमम है वो 120 है। हम यहाँ से निकलते हैं, कितनी बार हम रास्ते में रुकेंगे, मोड़ पे धीरे करेंगे, कुछ भी करेंगे, 120 को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी गाड़ी 60-70 के हिसाब से चलेगी। हम बीच में बहुत बार रुकेंगे, कोई और दिक्कत आ सकती है, हम कहीं पर भी रुक के वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं पे कोई और दिक्कत आई हुई है, गाड़ी पंचर हो गई है। यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो हम वेट कर सकते हैं वहां पर। ज्यादा लेट होंगे तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसी के उल्टा अगर हम बात करें, हम लोग संडे को कहीं अपनी क्या कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं और आगे जाने के बाद कहीं पे हमें जाम लगा हुआ दिखेगा, हम कोशिश करेंगे कि चलो वापस चल के किसी और दूसरे रूट को पकड़ लेते हैं। जब भी हम शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ जाएंगे, हम कोई छोटी से छोटी हर्डल पे हम वापस आने की कोशिश करेंगे। मेरी निवेशकों को सलाह है कि एसआईपी को बजाय हाई रिटर्न के प्रोडक्ट की तरीके से देखने के, एसआईपी को एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए। और ज़्यादा सोल्यूशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसको। तीसरा मुख्य कारण है एसआईपी के लिए फंड सिलेक्शन करते समय आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मिथ शायद क्रिएट हो गया है कि हमें लो एक्सपेंस रेशो का फंड देखना है, कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशो कम है वो हमारी प्राथमिकता में आएगा। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मान के चलते हैं आपके सामने ए और बी दो फंड रखे हुए हैं और दोनों के ही जो रिटर्न्स है साल की वो 14%, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशो है 1% का और दूसरे का एक्सपेंस रेशो है 2% का। आप बताइए आप कौन सा वाला फंड सेलेक्ट करने की कोशिश करें। अगर हम एक्सपेंस रेशो को पैरामीटर मानेंगे तो कोई भी दो राय नहीं है कि हम वो वाला फंड सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि एक्सपेंस रेशो 1 है। निवेशकों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड एक वो प्रोडक्ट है जिसमें कि एक्सपेंस रेशो एडजस्ट करने के बाद आपको रिटर्न मिलता है। मतलब क्या हुआ, जो 14% वाला फंड है, जो फंड ए है और जो फंड बी है, दोनों में एक्सपेंस रेशो कुछ भी है, लेकिन एक्सपेंस रेशो एडजस्ट करने के बाद आपको 14% मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14% वाला फंड मैनेजर है उसने 15% मार्केट से रिटर्न जनरेट किया था और जो दूसरा 14% वाला है उसने मार्केट से 16% जनरेट किया था। यहाँ पर मैं हाई एक्सपेंस रेशो को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं केवल आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी बार बेटर मैनेजमेंट के कारण भी एक्सपेंस रेशो ऊपर हो सकता है। इसीलिए एक्सपेंस रेशो को एक फाइनल क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए। वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस को भी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम वीडियो में आगे और भी कुछ कवर करने जा रहे हैं। अगली गलती जो निवेशक करते हैं वो है फंड सिलेक्शन के समय पर पास्ट परफॉर्मेंस को देखना। मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ। अक्सर मेरे पास निवेशक आके बोलते हैं कि हमें निवेश करना है, सब 5 साल के लिए हम रहने के लिए तैयार हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप हमें 5 स्कीम सेलेक्ट करके व्हाट्सएप या मेल पे भेज दीजिएगा, निवेश हम आप ही के साथ करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हम शाम को होमवर्क करके आपको कल बता देंगे कि उन 5 में से किन स्कीम्स में लगाना है और किस में नहीं लगाना है। हमें भी मालूम होता है वो निवेशक क्या करता है। हम अक्सर अपनी तरफ से एक बात बोलते हैं कि सर कौन सी वाली स्कीम भेजें आपको। एक स्कीम हमारे पास उस कैटेगरी में है जिसमें कि आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे और सीधा आपको लगेगा कि हाँ ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये बढ़िया है, अच्छी इसकी रिसर्च है और हमें सीधा चेक दे देंगे। और दूसरे पे आप हम पे शक कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, हमें भी मालूम है 99%
निवेशक हमारी दी हुई उस लिस्ट का कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सब लोगों के पास आज की तारीख में इंटरनेट मीडिया अवेलेबल है, सब लोगों के पास डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट पे जाके किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख के जो बेस्ट टॉप 5 फंड है उनकी लिस्ट में से अगर हम कोई भी फंड सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है। यदि हम एक सेल्समैन की तरीके से, या अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, तो उन 5 में से एक फंड पक्का आप सेलेक्ट कर। उसी के उलट हो सकता है, हम लोगों की रिसर्च के हिसाब से हमें दिख रहा है कि पिछले 3 साल में इस सेक्टर में पैसा नहीं बना है और गवर्नमेंट पॉलिसीज या मार्केट के जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अब XYZ से फॉर एग्जांपल फार्मा हो गया या IT हो गया या कोई दूसरा हो गया, इसने पिछले 3 साल में अभी पैसा बना के नहीं दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में पैसा बना के देने वाला है। यदि हम आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको वो फंड देंगे और तब आप उस फंड को अपने क्या कहते हैं इंटरनेट मीडिया के ऊपर उसे कस के देखेंगे, तो पक्की बात है आपको लगेगा कि यार ये हमारे को बेवकूफ़ बना, क्योंकि उसने तो 3 साल में बना ही नहीं है रिटर्न। बाजार में जो फंड है, उसने जो अच्छे फंड है उन्होंने 20% का रिटर्न बनाया है, और जिस फंड को ये फाइनेंशियल एडवाइजर दे रहे हैं उसके तो रिटर्न 12% के भी नहीं है, 5% के भी नहीं है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को उतना बड़ा पैरामीटर ना माना जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं 5वीं गलती की, और शायद इस 5वीं गलती के कारण कितनी बार पूरी की पूरी पार्टी खराब हो सकती। उदाहरण के लिए हम आपसे बात करते हैं, एक रसोई में रखे हुए 10 या 20 मसाले, इंडिविजुअली कोई एक मसाला भी टेस्टी नहीं है। आप किसी भी एक मसाले को इंडिविजुअली टेस्ट करके टेस्टी नहीं बोल सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, हर एक मसाला अलग से देखा जाए, अलग से टेस्ट करके देखा जाए तो उसका स्वाद आपको खराब लगे। उसी के उलट किसी एक मसाले को यदि आप ज्यादा खराब माने और उसे आपकी किचन से निकाल दिया जाए, तो उस मसाले की एब्सेंस में आप टेस्टी और हेल्थी फूड की परिकल्पना नहीं कर सकते। फिर टेस्टी क्या चीज है? टेस्टी है कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन जब किसी एक्सपर्ट, हमारी मदर, हमारी वाइफ या कोई भी जो अच्छे कुक है, जब उसके हाथों से उसको स्प्रेड किया जाता है तो उन मसालों के कॉम्बिनेशन में टेस्ट आता है। हमने जो पीछे आपको 4 गलतियां बताई हैं, इन चारों गलतियों को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन इन चारों गलतियों को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। एक परफेक्ट फंड सिलेक्शन के लिए इन चारों गलतियों को तो अवॉइड करना जरूरी है ही है। साथ में एक और गलती है जो है खुद अपने आप रिसर्च करके फंड सिलेक्शन कर। देखिए निवेशकों, हम अपने जीवन में किसी भी चीज की नॉलेज रख सकते हैं। हम जिस दुनिया में आज की तारीख में रह रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। हम आज की तारीख में किडनी ट्रांसप्लांट से लेके टेबल बनाने से लेके शर्ट बनाने से लेके कोई भी काम की नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी एक्सपर्टीज की, जब हम चाहते हैं कि हमारे को अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति की सलाह लेते हैं, हम उसको हायर कराते हैं। हमें सपोज एक टेबल बनानी है, हमें क्या नहीं मालूम है कि टेबल बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत पड़ती है, क्या हमें नहीं मालूम है बाजार में कहाँ कहाँ पे कौन सा सामान मिलता है। जरा एक बार कोशिश करके देखिए, हमको मालूम है कि हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए कम से कम टेंशन में, तो हम किसी अच्छे कारपेंटर को पकड़ते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर। एक बार जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ते हैं, एक बार उनकी वैल्यूज को समझिए। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग अपने आप अच्छे डिसीजन ले सकें। इस मार्केट में सिर्फ ग्रीड और फियर, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि अक्सर निवेशकों के नुकसान के कारण बन जाते हैं। यदि आप इन दोनों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको खुद अपने आप स्वयं निवेश करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको रिसर्च नहीं करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप जिंदगी में कोई भी स्टेप लें, एक बार किसी न किसी प्रोफेशनल की राय जरूर लें।
इसके साथ हम लोग डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले जो स्कीम के दस्तावेज हैं उनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।